बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के हवाले से इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो इंटरव्यू के रेलेवेंट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रोफेशनल पार्ट से क्वेश्चंस का ये सेशन है। कॉमन आपको कंसेप्ट होना चाहिए, बहुत नीटी ग्रिटी में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल आपको कंसेप्ट होना चाहिए चीज़ों का। पहला क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, व्हाट इज़ द मैंडेटेड टाइम। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप इंटरव्यू में भी होंगे इवन। व्हाट इज़ द मैंडेटेड टाइम फ्रेम फॉर इशूइंग एन ऑर्डर अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट आफ्टर अ शो काज नोटिस इज़ इशूड। किसी इंडिविजुअल को अथॉरिटी ने, यानी इनलैंड रेवेन्यू की किसी अथॉरिटी ने उसको शो काज नोटिस इशू किया है, तो उसके कितने टाइम के बाद मैंडेटेड है और उसके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर इशू करना होता है जब कोई शो काज नोटिस का जवाब नहीं देता। शो काज का नोटिस का जवाब देता है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली शो काज के बाद आपने कोई ना कोई ऑर्डर पास करना होता है उस अथॉरिटी ने, तो उसका मैंडेटेड टाइम फ्रेम क्या है, क्वेश्चन है ये। सो इसका आंसर, द सेल्स टैक्स एक्ट मैंडेट्स, यानी कि ये खुद से नहीं है, सेल्स टैक्स एक्ट खुद से मैंडेट एक इंडिविजुअल को देता है दैट एन ऑर्डर मस्ट बी इशूड विद इन 120 डेज़, यानी कि 4 मंथ। 120 डेज़, जब डेज़ की बात आती है तो आपने का जवाब डेज़ में ही होना चाहिए, मंथ में नहीं होना चाहिए। हालांकि 120 को डिवाइड करें 30 पे तो 4 महीने बनता है, लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है कि याद रहे 120 डेज़। अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर आती है या इशू होता है तो फिर आप मंथ्स में भी कह देंगे तो चलें, गुजारा चल जाएगा। अच्छा जी, 120 डेज़ ऑफ द इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस, जब से शो काज नोटिस इशू होगा उसके 120 डेज़ के अंदर ऑर्डर पास करना होगा। दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द कमिश्नर। इस पीरियड में 120 डेज़ में एक्सटेंशन भी हो सकती है, टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन कमिश्नर जो है वो इन राइटिंग उसकी वजह बयान करेगा। बट सच एन एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 90 डेज़, तो इसकी एक्सटेंशन 120 डेज़ पहले और मज़ीद 90 डेज़ से ज़्यादा आपने नहीं करना। लेकिन कोई और पीरियड जो होता है लाइक एनी पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग और एडजर्न ड्यू टू स्टे ऑर्डर, कोई स्टे ऑर्डर हुआ था अदालत से, जाके किसी ने उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया तो वो एडजर्न होगी प्रोसीडिंग्स और वो रुक गई, स्टे ऑर्डर जब तक वैलिड रहेगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो इंडिविजुअल ऑप्ट करता है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। इदारा यानी कि डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स की या एफबीआर की और जो एग्रीव पार्टी है, दोनों मिलकर कोई ना कोई एक जो कमेटी बनाई जाती है उसकी प्रोसीडिंग से वो इत्तफाक करते हैं या उसके साथ उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं कि दोनों मिलकर अपना अपना मुद्दा बयान करें और जो सोल्यूशन है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए से वो हो जाए। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में जाके या जो इंक्वायरी होगी उसमें ये उसको एग्री करना पड़ेगा, तभी जाके वो पीरियड वहाँ पे रुक जाएगा। या फिर क्या होता है, एडजर्नमेंट टेकन बाय द पैटिशनर, कोई पैटिशन करने वाला था उसने एडजर्नमेंट ले ली, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज़ इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस टाइम फ्रेम। तो वो भी जो एडजर्नमेंट की टाइम पीरियड है वो अगर लेता है एडजर्नमेंट के लिए और वो 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा 120 डेज़ प्लस 90 डेज़ में से। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द टैक्स अथॉरिटीज़ रिकवर शॉर्ट पेड अमाउंट्स विदाउट इशूइंग अ शो काज नोटिस। कि अगर किसी ने शॉर्ट अमाउंट पे की थी, लेट्स सपोज 1 लाख पे करना था और उसने पे किया 60,000, अब जो रिमेनिंग 40,000 है ये शॉर्ट पेड है, वो उसको पे करना है। इसको शो काज नोटिस इशू के बगैर रिकवर किस तरह किया जा सकता है, वो कौन सी सूरत हाल हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द सेल्स टैक्स एक्ट, इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज लेस टैक्स दैन व्हाट इज़ ड्यू एज इंडिकेटेड इन दियर रिटर्न, जैसा रिटर्न में उसने बताया था कि मुझे इतना पे करना है और वो इतना पे करता नहीं है, यानी कम पे करता है, तो जो शॉर्ट पेड अमाउंट है उसका क्या होगा, द शॉर्ट पेड अमाउंट अलॉन्ग विद द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, उसके डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो जुर्माना होगा, कैन बी रिकवर्ड विदाउट इशूइंग अ शो काज नोटिस। दिस रिकवरी कैन बी एनफोर्स्ड बाय स्टॉपिंग द रिमूवल ऑफ गुड्स फ्राम द बिजनेस प्रीमाइजेस। ये रोका कैसे जा सकता है, उसकी रिकवरी कैसे होगी कि उसके बिज़नेस में जो चीज़ें हैं, यानी कि वेयर हाउस टाइप है, उसको सील कर दो, और बाय
अटैचिंग द बिजनेस बैंक अकाउंट या फिर बिजनेस के जो बैंक अकाउंट्स हैं ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन उसके साथ नथी कर दें कि जब तक ये पेमेंट नहीं करेगा शार्ट पेड अमाउंट उसके अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे। तो ये तरीक़ाकार है उससे पैसे निकलवाने का जो उसने शार्ट पे किया है, और इसको शो कॉज नोटिस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेप लेके उसको रिकवरी के लिए मजबूर किया जा सकता है। अच्छा जी, अगला सवाल है व्हाट हैपन्स इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल टैक्स रिटर्न अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कि एक शख्स है उसको इनकम टैक्स सेल्स टैक्स की जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी चाहिए थी लेकिन वो करने में नाकाम हो जाता है। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाएगा? इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इज़ अथोराइज्ड टू डिटरमिन द मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, उसकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमिन करे अगर उसने रजिस्टर नहीं किया। दिस एक्शन इज सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस हवाले से जो कंडीशंस दी गई हैं, जो स्टेप्स फॉलो करना इससे पहले ज़रूरी होता है, वो सारे फॉलो किए जाएंगे और उसके बाद उसकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन करके उसको खुद से ही रजिस्टर किया जा सकता है। अच्छा जी, अगला सवाल है हाउ डज़ द सेल्स टैक्स एक्ट हैंडल, यहाँ पे सेल्स टैक्स एक्ट ने तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ हैंडलिंग करने का, द असेसमेंट ऑफ ए टैक्स, यानी कि एक इंडिविजुअल की आपने असेसमेंट करनी कि उसकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर फ्राम हायर अथॉरिटीज़। हायर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर किया कि इसकी असेसमेंट की जाए, लाइक द कमिश्नर अपील भी इसका ऑर्डर कर सकता है इसकी असेसमेंट की जाए, एपलेट ट्राइब्यूनल भी कर सकती है, हाई कोर्ट में मामला हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, वो अथॉरिटीज़ इसकी रीअसेसमेंट के लिए ऑर्डर दे सकती हैं। तो फिर इस तरीक़ाकार के मुताबिक सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो है वो किस तरह से कहता है कि आपको असेसमेंट करने का क्या अधिकार है, किस तरीके से आपने करना है। दस कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मस्ट इशू एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे ये बात की गई जिसको ऑर्डर देगी जो हायर अथॉरिटी है, जैसा कि कमिश्नर अपील्स है, हाई कोर्ट है, एपलेट ट्राइब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट है, जिस ऑफिसर को या जिस जुरिस्डिक्शन का कमिश्नर होगा या उसका दूसरा कोई ऑफिसर जिसको ऑर्डर किया जाएगा, वो एडिशनल कमिश्नर हो सकता है, वो डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, कि आपने असेसमेंट करनी विद इन 1 ईयर फ्राम द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। जब फिनेंशियल ईयर एंड होगा उसके विद इन 1 ईयर इन विच द ऑर्डर फ्राम द हायर अथॉरिटी वाज सर्व्ड, यानी कि अथॉरिटी ने ऑर्डर किया। अब हम बात कर रहे हैं, मंथ चल रहा है मई का, यानी कि ये फिनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है। तो ये फिनेंशियल ईयर ख़त्म होगा जून के एंड पे, तो ये फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया। उसके बाद विद इन 1 ईयर उसकी आपने असेसमेंट करनी है। इफ़ एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज़ रिमांडेड फॉर अ न्यू ऑर्डर बाय द एपलेट ट्राइब्यूनल, अगर इसी तरह से जो असेसमेंट का ऑर्डर है वो रिमांड किया जाता है और नया ऑर्डर आ जाता है अपने ट्राइब्यूनल की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, द न्यू ऑर्डर मस्ट बी पास्ड विद इन 1 ईयर फ्राम द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर वाज सर्व। जब ऑर्डर सर्व किया गया उसके विद इन 1 ईयर फिनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद उसकी असेसमेंट होगी। द लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इफ़ एन अपील और रेफरेंस अगेंस्ट द ऑर्डर इज़ प्रिफर्ड। अगर किसी ने ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर दी है तो फिर वो ऑर्डर एनफोर्सेबल नहीं रहेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट। अगला सवाल, कैन टैक्स अथॉरिटीज़ मॉडिफाई एन ऑर्डर इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट और एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल ने या हाई कोर्ट ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो उसको ऊपर फैसला दे दिया, तो क्या अब अथॉरिटीज़ के पास ये पावर है? कैन टैक्स अथॉरिटीज़ मॉडिफाई एन ऑर्डर इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ बिन डिसाइडेड, कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था उसको डिसीजन हो जाने के बाद क्या अथॉरिटी के पास ये है राइट कि वो जो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करे चीज़ों को। बिल्कुल, जब कोई ऑर्डर पास आ जाता है जो कोई कानूनी शिक होती है या कानूनी नुक्ता होता है उसके मुताबिक एपलेट ट्राइब्यूनल ने या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसको जस्टिफाई कर दिया, उसको क्लैरिफाई कर दिया कि इसका मतलब ये है, तो फिर उस ऑर्डर या उस जो लॉ की एक कोई आप ये समझ लें कि कोई कॉम्प्लिकेशन है उसको वाज़े करने के बाद कहीं पे पहले कोई प्रैक्टिस ठीक नहीं चल रही, तो इस नए ऑर्डर के मुताबिक जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही उनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो मॉडिफाई किया जा सकता है। इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ बिन डिसाइडेड by the High Court or Appellate Tribunal, the Commissioner or an officer of Inland Revenue can follow the decision in any pending assessment until it is revised or modified। जब तक रिवाइज और मॉडिफाई नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है।
इफ़ द डिसीजन इज़ रिवर्स्ड और मॉडिफाइड, या फिर उस फैसले को रिवर्स कर लिया या मॉडिफाई हो गया, द अथॉरिटीज़ में विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिसीजन, तो इस तरह से अगर कोई डिसीजन आएगा तो विद इन 1 ईयर मॉडिफाई द असेसमेंट और ऑर्डर अकॉर्डिंगली, फिर असेसमेंट को और उस आर्डर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, इवन इफ़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द मेकिंग सच एन असेसमेंट और ऑर्डर हैज़ एक्सपायर्ड, जहाँ तक के जो असेसमेंट का टाइम पीरियड था वो एक्सपायर भी हो चुका है और ऐसे आर्डर की मॉडिफिकेशन के बाद उसको चेंज किया जा सकता है। सो ये था आज का हमारा सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद जो इंपॉर्टेंट जो सेल्स टैक्स के हवाले से पॉइंट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।